तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये जो इंटरेस्टिंग कहानी है जिसका शीर्षक सिल्वर वेडिंग है, कहने का मतलब ये है कि शादी की 25वीं वर्षगांठ। तो इस कहानी के अंदर जो यशोधर बाबू नाम के जो चरित्र हैं, पात्र हैं, वो अलग है और उनके जो बच्चे हैं वो पूरे आधुनिक हैं, मॉडर्न हैं। जो यशोधर बाबू है, जो बच्चों के पिता हैं, वो अपने अनुसार सोचते हैं और जो बच्चे हैं वो आधुनिक रूप से अपने अनुसार सोचते हैं। तो ये जो समस्या है जो बनी हुई है, एक सोच की समस्या है। एक पुरानी पीढ़ी के व्यक्ति हैं, बाकी नई पीढ़ी के व्यक्ति हैं। तो जब तक बच्चे अपने पेरेंट के अनुसार और पेरेंट अपने बच्चों के अनुसार नहीं सोचेंगे, उस स्तर पर नहीं जाकर नहीं सोचेंगे, तब तक ये समस्याएं ऐसे ही बनी रहेगी। अगर इन समस्याओं का समाधान करना है तो दोनों पीढ़ियों में तालमेल होना जरूरी है। तो मनोहर श्याम जोशी का जन्म सन 1935 कुमाऊं में हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार और टेलीविजन धारावाहिक लेखक, लखनऊ विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक, दिनमान पत्रिका में सहायक संपादक और साप्ताहिक हिंदुस्तान में संपादक के रूप में कार्य। सन 84 में भारतीय दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक हम लोग के लिए कथा पट्टकथा लेखन शुरू करने के बाद से मृत्यु पर्यंत स्वतंत्र लेखन। प्रमुख रचनाएं कुरुकुरु स्वाह, कसब, हरिया, हरक्यूलिस की हरानी, हम जात, क्या आप, जो कहानी संग्रह है, एक दुर्लभ व्यक्तित्व, कैसे किस्सा गो, मंदिर घाट की पौड़िया, टेटा, प्रोफेसर, षष्ठी बल्लभ पंत, नेताजी कहीं, इस देश का यारो क्या कहना, जो व्यंग्य संग्रह है, बातों बातों में 21वीं सदी, साक्षात्कार लेख संग्रह, लखनऊ मेरा लखनऊ, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर, जो संस्मरण संग्रह है, हम लोग, बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये टेलीविजन धारावाहिक रहा है कि आपके लिए 2005 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित, और निधन सन 2006 दिल्ली में। पाठ का परिचय जानेंगे हम लोग। सिल्वर वेडिंग एक लंबी कहानी, मनोहर श्याम जोशी की अन्य रचनाओं से अलग दिखती सी है, पर है नहीं। यह कहानी अपने शिल्प में जोशी जी के चिर परिचित भाषिक अंदाज और मुहावरों से युक्त है। आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक और कई नई उपलब्धियों को समेटे हुए है, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले गए हैं। जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर, ये दो जुमले, ये दो वाक्य इस कहानी के बीज वाक्य है। जो हुआ होगा में यथास्थितिवाद, यानी जो का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव है। चेंजिंग का कोई चांस नहीं है, परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। तो समहाउ इम्प्रॉपर में एक अनिर्णय की स्थिति भी है। ये दोनों ही भाव इस कहानी के मुख्य चरित्र यशोधर बाबू के भीतर के द्वंद्व है। ये दोनों ही स्थितियां हालात को जो का त्यों स्वीकार कर बदलाव को असंभव बना देने की ओर ले जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यशोधर बाबू इन स्थितियों का जिम्मेदार किसी व्यक्ति को नहीं ठहराते। वे अनिर्णय की स्थिति में है। यशोधर बाबू जहां बच्चों की तरक्की से खुश होते हैं, वहीं समहाउ इम्प्रॉपर भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। इसी द्वंद्व के साथ साथ इस कहानी को यशोधर बाबू के बहाने देश के प्रॉपर विकास में बाधक समहाउ इम्प्रॉपर तत्वों की तलाश के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि
सिल्वर वेडिंग कहानी वर्तमान जीवन धारा का चित्रण करती है। वह आधुनिक समय का दर्पण है जिसमें नई और पुरानी पीढ़ियों का अंतराल देखा जा सकता है। नए बच्चे पश्चिमी संस्कृति को अंधाधुन अपना रहे हैं। उन्हें न तो माता पिता की परवाह है न रिश्तेदारी की। वे अपनी परंपराओं को दकियानुसी मानकर छोड़ रहे हैं। लेखक यह दिखाना चाहता है कि वर्तमान समय करवट ले रहा है, बदल रहा है। नई पीढ़ी अपनी जड़ों को छोड़ रही है। पुरानी पीढ़ी निस्तेज है, विफल है। वह हाशिए पर खड़ी लाचार नजर आती है। ऐसे में पुराने संस्कारों वाले लोग या तो हंसी के पात्र बन रहे हैं या अकेले होते जा रहे हैं। दोनों स्थितियां उचित नहीं है। लेखक नई पीढ़ी को संदेश देना चाहता है कि वह अपने पूर्वजों का, पारिवारिकता का और परंपराओं का, अपनी संस्कृति का सम्मान करे, उन्हें छोड़े न। दूसरी ओर नई पीढ़ी नई चुनौतियों के अनुसार ढलना सीखे। सिल्वर वेडिंग कहानी में मानवीय मूल्यों, भाईचारा, रिश्तेदारी, बुजुर्गों का सम्मान आदियों को हाशिए पर दिखाया गया है। यशोधर बाबू, बच्चे और पत्नी इन मानवीय मूल्यों का खुलकर विरोध करते हैं। इस कहानी में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भी स्पष्ट है। बच्चे तो बच्चे, पत्नी भी बुढ़ापे में आधुनिक बनना चाहती है। वे सिल्वर वेडिंग जैसे अभारतीय उत्सव को मनाने में गर्व अनुभव करते हैं। वे अपने पिता को आधुनिक रंग ढंग में ढला हुआ देखना चाहते हैं। इस कहानी में पीढ़ी का अंतराल भी स्पष्ट है। यशोधर बाबू पुरानी पीढ़ी के प्रतिनिधि है। वे भारतीय संस्कृति, पूजा पाठ, भक्ति, रामलीला, रिश्तेदारी, अपनत्व, सादगी और सरलता को अपनाना चाहते हैं। उधर उनके बच्चे आधुनिक रंग ढंग और प्रगति के दीवाने हैं। वो मॉडर्न बनना चाहते हैं, आधुनिक चीजें सीखना चाहते हैं और नई चीजों को वो फॉलो करना चाहते हैं। पूरी कहानी इसी द्वंद्व पर आधारित है। यशोधर पीढ़ी अंतराल के कारण उत्पन्न कठिनाइयों से ग्रस्त है। वे अपने कार्यालय में भी पुराने दर्रे को अपनाते हैं। पुरानी परंपराओं को सही तथा नई परंपराओं को समहाउ इम्प्रॉपर मानते हैं। इसके कारण उनके अधीनस्थ नए कर्मचारी उनकी उपेक्षा करते हैं। इस प्रकार घर में बच्चे उनकी हर बात को नकारते हैं। वे उनकी वेशभूषा, चाल ढाल, आने जाने, रुचियों अरुचियों, आचार विचार सबका पुरजोर विरोध करते हैं। वे उनकी सरलता, सादगी को फटीचरी मानते हैं, रिश्तेदारी को घाटे का सौदा मानते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे वे उनके लिए व्यर्थ के भारी व्यक्ति बन जाते हैं, जिनके कारण उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है। इसलिए बच्चे उनके लिए नया गाउन ले आते हैं ताकि वे समाज में फटा हुआ फुल ओवर पहनकर उनकी फजियत न कराएं। बच्चों को अपने मान अपमान की चिंता है, पिता की मन स्थिति की नहीं। अतः उपयुक्त तीनों स्थितियों में पीढ़ी अंतराल ही समस्या कहानी का केंद्र बिंदु है। सिल्वर वेडिंग कहानी, जिसके लेखक मनोहर श्याम जोशी हैं। कहानी की शुरुआत यशोधर बाबू के ऑफिस से होती है। शाम का 5, 5:30 का समय हो चुका है और यशोधर बाबू अपने ऑफिस में कार्य कर रहे हैं।
5 बजे ऑफिस बंद होने का टाइम होता है, लेकिन 5 बजे के बाद भी कभी कभी यशोधर बाबू अपने ऑफिस में काम करते हैं। और 5 बजे के बाद अगर यशोधर बाबू को ऑफिस में काम करना होता है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यशोधर बाबू के जो सेक्शन ऑफिसर है, अधीनस्थ कर्मचारी, जिनका नाम पाठ में बताया गया है चड्डा और मेनन, चड्डा और मेनन और जो अन्य जो अधीनस्थ कर्मचारी है, यशोधर बाबू की वजह से उनको भी ऑफिस में रुकना पड़ रहा है। तो बातों बातों में जो अधीनस्थ कर्मचारी है वो यशोधर बाबू के साथ थोड़ी दृष्टता करते हैं, थोड़ी बदतमीजी करते हैं, और बातों बातों में ये निकल कर आता है कि आज के दिन यशोधर बाबू की शादी को 25 साल पूरे हो चुके हैं, और इसके हिसाब से आज उनकी सिल्वर वेडिंग की पार्टी ऑफिस में होनी चाहिए। यशोधर बाबू को इस प्रकार की पार्टी या सिल्वर वेडिंग ये गोरे लोगों के चोचले या पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव लगता है, तो वो पार्टी मनाना उचित नहीं समझते हैं, उन्हें समहाव लगती है, समहाव इम्प्रॉपर। लेकिन बार बार चड्डा के, मेनन के आदि अधीनस्थ कर्मचारियों के निवेदन करने पर, रिक्वेस्ट करने पर वो उनको अपनी सिल्वर वेडिंग पार्टी के लिए 10 का नोट अपने बटवे से देते हैं। अधीनस्थ कर्मचारी ये कहकर कि 10 रुपए में कुछ नहीं आएगा, चाय पानी का जुगाड़ नहीं हो पाएगा, तो कम से कम अगर 30 रुपए हो तो चाय पानी का जुगाड़ हो सकता है। यशोधर बाबू 20 रुपए और देते हैं। इस प्रकार वो कुल 30 रुपए अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को सिल्वर वेडिंग पार्टी मनाने के लिए देते हैं, लेकिन वो स्वयं उस पार्टी में शामिल नहीं होते हैं। उसके बाद उनके जो कर्मचारी होते हैं वो एक छोटी पार्टी करते हैं। यशोधर बाबू के ऑफिस की परंपरा है कि अगर सारे दिन भर काम किया जाए और काम के दौरान जो भी कर्मचारी वहां मौजूद है, जो कार्य कर रहे हैं, अगर किसी बात को लेकर खींचातानी हुई या किसी बात को लेकर उनकी कहा सुनी हुई, तो शाम को जब ऑफिस समाप्त करने का टाइम होता है तो एक ऐसा जुमला या ऐसा वाक्य वो कहते हैं जिससे कि सभी के चेहरे पर हंसी आ जाए और दिन का मनमुटाव दूर हो जाए। ये परंपरा यशोधर बाबू ने अपने आदर्श पुरुष किसनदास से सीखी थी। यशोधर बाबू 5, साढ़े 5 बजे बाद अपने ऑफिस से अपने घर की तरफ निकलते हैं, लेकिन रास्ते में ही बिड़ला मंदिर पड़ता है और बिड़ला मंदिर में वो पूजा आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं और तमाम तरह की बातें उनको याद आती है। वो वर्तमान समय में और पुराने समय में, वर्तमान पीढ़ी में और पुरानी पीढ़ी में वो अंतर देखते हैं, वो अंतर जानते हैं। वो देखते हैं कि एक हमारा समय था कि किसनदा थे, किस प्रकार का ऑफिस हुआ करता था, सब एक दूसरे का सम्मान करते थे, और एक आज का समय है, आज के कर्मचारी है वो अपने बॉस का किसी भी प्रकार से सम्मान नहीं करते हैं। यशोधर बाबू के 3 लड़के और 1 लड़की है। यशोधर बाबू का जो बड़ा लड़का है वो एक विज्ञापन कंपनी में काम करता है। वहां उसको प्रत्येक महीने 1500 रुपए की सैलरी, वेतन मिलता है। ये 1500 रुपए यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है, क्योंकि यशोधर बाबू जानते हैं कि 1500 रुपए उनको रिटायरमेंट के समय मिल रहा है और 1500 रुपए उनको उनके बेटे को सर्विस के प्रथम समय में ही मिल रहा है, तो निश्चित रूप से ये इतनी सैलरी उनको समहाउ इम्प्रॉपर लगती है। दूसरा उनका लड़का आईएएस की तैयारी कर रहा है। हालांकि वो आईएएस की एग्जाम लिखकर अलाइड सर्विसेज पा चुका है, लेकिन बेटे का मानना है कि मैं इस छोटी नौकरी के लिए नहीं हूं, मैं और भी अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकता हूं। लेकिन यशोधर बाबू इसे उचित नहीं मानते। उनका मानना है कि जब एक बार नौकरी मिल गई तो ज्वाइन कर लेनी चाहिए। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेके अमेरिका जा चुका है। इस प्रकार
यशोधर बाबू के 3 लड़के हैं और उनके एक लड़की है। उनकी एक लड़की, यशोधर बाबू ने लड़की के लिए तमाम तरह के वर देखे, तमाम तरह के वर देखे, लेकिन वो लड़की तमाम वरों को अस्वीकार कर देती है और बार बार धमकी देती है कि वो भी अमेरिका चले जाएगी। यशोधर बाबू की जो पत्नी है, जब पत्नी की शादी हुई थी तब यशोधर बाबू का एक सम्मिलित एक संयुक्त परिवार था और संयुक्त परिवार होने की वजह से यशोधर बाबू की जो पत्नी थी उन्हें अपनी इच्छाएं दबानी पड़ी थी और जो संयुक्त परिवार जैसा था उसी के अनुसार परिवार में रहना पड़ा था। क्योंकि अब वो संयुक्त परिवार में नहीं है तो वो भी अपने बच्चों के साथ एडवांस हो चुकी है, वो भी अपने बालों को काला करती है, उसकी पोशाक भी चेंज हो चुकी है और अब वो अपने आधुनिक बच्चों की तरफदारी भी करती है। यशोधर बाबू बिरला मंदिर में ध्यान लगाते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उन्हें किसंदा की याद आ जाती है। किसंदा उनके आदर्श हैं इस पाठ के अंदर और वो जहां कहीं उनको आधुनिक लगता है, जो बात उनको समहाउ इम्प्रॉपर लगती है, तो उन्हें तुरंत यशोधर बाबू की याद आती है। यशोधर बाबू की किसंदा ने तमाम तरह की सहायता की थी। जब वो आए थे अपने पास रखा, उन्हें 50 रुपए सहायता के लिए दिए कि वो अपना घर का खर्चा भेज दे और अपने छोटे मोटे खर्चे भी 50 रुपए में से कर ले। तो 50 रुपए उनको सहायता के लिए दिए थे और किसंदा का यशोधर बाबू से विशेष लगाव था। किसंदा यशोधर बाबू का पूरा ध्यान रखते थे। जब यशोधर बाबू सोए रहते थे और जब किसंदा घूम कर आते थे तो वो देखते थे कि बच्चा क्या कर रहा है, सो रहा है या जग गया, और उसके बाद धीरे धीरे वो उनको अपने साथ ले जाना शुरू कर दिया घूमने के लिए और तमाम तरह की जो जिज्ञासाएं यशोधर बाबू की हुआ करती थी उनका समाधान किसंदा करते थे। यशोधर बाबू के मन में ये द्वंद है, वो 2 तरीके से सोचते हैं कि द्वंद ये है कि एक तरफ जब उनका बेटा फ्रिज लेकर आता है तो फ्रिज का वो विरोध करते हैं कि जो फ्रिज होता है उसमें बासी चीजें रखी जाती है, जो खाना बच जाता है उसे बचाने के लिए फ्रिज में रखा जाता है। तो यशोधर बाबू इस चीज का विरोध भी करते हैं, लेकिन इस बात की उनको खुशी भी होती है कि घर आया मेहमान जब फ्रिज का पानी पी लेता है तो कम से कम अपने को धन्य मानता है, उसको पानी ठंडा अच्छा लगता है। गैस का चूल्हा वो ले आए तब भी उनको ठीक नहीं लगा, लेकिन उनका मानना है कि अगर गैस का चूल्हा न हो तो फिर वो बहुत नीचे कैटेगरी में गिने जाएंगे, तो गैस के चूल्हे का भी विरोध करते हैं। और इसके बाद बिरला मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद यशोधर बाबू सब्जी लेकर अपने घर पहुंचते हैं और घर के बाहर वो देखते हैं कि तमाम तरह की कारें वहां खड़ी है, मोटरसाइकिल्स खड़ी है और घर के बाहर सजावट हो रही है, गुब्बारे लगे हुए हैं और तमाम तरह की झालरें लगी हुई है। तो यशोधर बाबू को लगता है कि ये मेरा ही घर है या मैं कहीं दूसरी जगह आ गया हूं, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें अपना बड़ा लड़का दिखाई देता है। तब वो निश्चय करते हैं कि ये मेरा ही घर है और जब वो घर के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहां उनकी सिल्वर वेडिंग मनाने की व्यवस्था हो रही है। घर में तमाम मेहमान आए हुए हैं और भी जो सजावट के जो कार्य होते हैं, केक की व्यवस्था है, वो सारी वहां पहले से की गई है। यशोधर बाबू केक काटने के लिए मना करते हैं, लेकिन तमाम तरह से उनकी पत्नी उनको समझाती है, बच्चे उनको कहते हैं, बेटी उनको समझाती है, अंत में वो केक काट ही देते हैं। लेकिन जब केक यशोधर बाबू को खिलाया जाता है तो वो केक के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि अभी मैंने संध्या नहीं की, संध्या करने के बाद मैं केक खा सकता हूं, मिठाई खा सकता हूं। और वो संध्या की पूजा पाठ या संध्या करने के लिए वो अंदर चले जाते हैं। जो उनका जो पूजा पाठ का जो छोटा कमरा है या जो जगह फिक्स है पूजा पाठ की, वहां वो चले जाते हैं और पूजा पाठ करने बैठ जाते हैं। यशोधर बाबू पूजा पाठ में उस दिन मतलब सिल्वर वेडिंग के दिन बहुत ही ज्यादा समय लगाते हैं। अन्य दिनों वो जो पूजा में जितना समय लगाते थे
उस दिन उन्होंने कुछ ज्यादा ही समय लगाया, लेकिन बाद में उनकी बेटी, पत्नी और उनके बच्चे उनको बुलाते हैं और फिर पूजा पाठ करने के बाद वो आते हैं। आने के बाद उन्हें मिठाई खिलाने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो मिठाई वगैरह नहीं खाते। वहां कुछ गिफ्ट्स रखे रहते हैं जो उपहार उनके लिए आए थे। तो उपहार वो देखकर कहते हैं कि ये कौन भूले जा रहा है। तो उनमें से उनका एक लड़का वो गिफ्ट उठाकर, जो कि उसके बच्चे के द्वारा दिया गया था, वो खोलकर उन्हें देता है। तो उसमें एक ऊनी गाउन होती है। ऊनी गाउन को गिफ्ट से निकाला जाता है, उस कवर से निकाला जाता है और वो यशोधर बाबू जी को पहनने के लिए दी जाती है। और उनके बेटे कहते हैं कि आप जो ऊनी गाउन पहनकर दूध लेने जाते हैं या आसपास के जो छोटे मोटे कार्य करते हैं तो वो ठीक नहीं लगता, तो आप ये फटी गाउन की जगह ये नई गाउन पहनकर दूध लेने के लिए जाएं। ये बात सुनने के बाद यशोधर बाबू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उन्हें किशनदा की याद आ जाती है और वो पूछते हैं किशनदा से कि आपकी मृत्यु जो हुआ होगा से कैसे हुई। तो किशनदा कहते हैं कि सभी की मृत्यु जो हुआ होगा से ही होती है, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे वो शादीशुदा न हो। तो इस प्रकार ये जो पाठ है, उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। किस प्रकार यशोधर बाबू, किशनदा, यशोधर बाबू की पत्नी, बेटी, उनके लड़के इस कहानी के पात्र हैं और किस प्रकार ये कहानी की शुरुआत होती है और उसका अंत होता है। तो सभी को बहुत बहुत